एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 25 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ने पहले जो मैंने आपको काम दिया था लास्ट टाइम उसको याद किया होगा। बेटा, आपने देखा है कि मैं अब बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा काम आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप इस चैप्टर को पीछे से भी सही तरीके से कवर करते जाएँ, उसको साथ साथ तैयार करते जाएँ। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा इसलिए पढ़ाया था ताकि आप जो बेसिक सॉल्ट्स के रिएक्शन थे, एसिडिक सॉल्ट के रिएक्शन थे, वो आप या नॉर्मल सॉल्ट्स के रिएक्शन थे, अच्छी तरह आप वो कर लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें, उनको समझ लें। ठीक है, तो मकसद ये होता है, थोड़ा काम कराने का मकसद होता है कि आप उसको अच्छे से करें, उसको बार बार करें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ किया करो, उसको समझा करो उसको। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर आपको पता है लास्ट टाइम हम 22 क्वेश्चन नंबर कर रहे थे नोट्स में से। यूनिक नोट्स का पेज नंबर 29 था जो हमने डिस्कस कर रहे थे। पेज नंबर 29 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था। ठीक है, वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, ये वो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। और टेक्स्ट बुक का हमारे पास पेज नंबर क्या था, 41। तो 41 जो पेज नंबर था वो हमने डिस्कस कर लिया था। उस पर लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से पहले मिक्स्ड सॉल्ट तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर हमारे पास है 42। ठीक है, और यूनिक नोट्स में पेज नंबर 29 है और उसका क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का लास्ट पार्ट, सी पार्ट में इसको बोल देता हूँ, वो हमारे पास रह गया था। तो वो टॉपिक था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। हम इसको कंप्लीट करते हैं आज और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। जी बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में से आज हमने लास्ट इसकी टाइप जो है वो डिस्कस करनी है। यूनिक नोट्स में हम जो पढ़ रहे थे वहाँ पर पेज नंबर 29 पे ये क्वेश्चन था। 29 पेज हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसका जो पोर्शन आपके पास दिया हुआ है वो दैट इज़ पेज नंबर 30, यानी अब पेज नंबर 30 पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन आपका पेज नंबर 29 पे था, अब हम पेज नंबर 30 पे पहुंच गए। यूनिक नोट्स भी सारे बच्चे अपने सामने रखेंगे। ठीक है जी, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स पढ़ते हैं। बेटा, नाम से जाहिर है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे? हम ये भी पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, और हम ये भी पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में और डबल सॉल्ट्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहली बात बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप इनको डिसोसिएट करें, ऑन डिसोसिएशन, जैसे ही इनको आप डिसोसिएट करते हैं, ऑन डिसोसिएशन, जैसे ही इनको डिसोसिएट करें, यानी इन सॉल्ट्स को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व कर दें, तोड़ दें, तो क्या करते हैं, ये दो तरह के आयन प्रोड्यूस करेंगे। अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स में दो चीज़ें होती हैं, कैटाइन एंड एनाइन। तो जब आप इनको डिसोसिएट करेंगे दो चीज़ें बनेंगी। कौन कौन सी? ऑन डिसोसिएशन दे प्रोवाइड, अब यहाँ पर पहले जो मैं बात लिख रहा हूँ, एक क्या होगा, कैटाइन, और दूसरा क्या होगा, एनाइन। अब वो कहता है कि ये जो कैटाइन और एनाइन है ना, ये सिंपल नहीं होंगे। सिंपल मीन, जैसे हम पहले पढ़ते थे, सिंपल ये होता था ना, NaCl है, जब ये डिसोसिएट होता है तो सिंपली एक कैटाइन बन जाता है और एक एनाइन। कहते हैं अब इस तरह नहीं, अब इस तरीके से नहीं, सिंपल कैटाइन और सिंपल एनाइन नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता
इनमें से एक चीज़ सिंपल होगी लेकिन दूसरी चीज़ सिंपल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इसमें जो प्रोड्यूस होगा या तो सिंपल कैटाइन, कैटाइन सिंपल हो सकता है। अगर कैटाइन सिंपल होगा तो जो दूसरा उसका आयन है एनाइन वो सिंपल नहीं होगा, तो वो क्या होगा, जो चीज़ सिंपल ना हो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है एक्चुअली, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उसमें। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। आम तौर पर इसको अगर मैं समझाऊं, वैसे ये हायर लेवल की बात है, इसको आम तौर पर कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये फर्स्ट ईयर में जाएंगे वहाँ पर डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। खैर अभी आपको शायद याद हो, आपने क्लास 9th में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, वहाँ पर आपने पढ़ा था जो इसका प्रोडक्ट बनता है उसको एक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी भी अगर आप 9th क्लास की बुक उठा के देखें, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक वर्ड कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया था उसने। तो वो कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। वो कहता है कि कैटाइन अगर सिंपल है तो एनाइन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, और वाइस वर्सा, या इसका उलट भी हो सकता है। कैसे, सिंपल कैटाइन है तो कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा। अगर ये नहीं है, दूसरी ऑप्शन क्या है, अब कैटाइन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अब ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जो कैटाइन है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। अगर कैटाइन कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर एनाइन क्या होगा, सिंपल। अब इसको हम बोलेंगे सिंपल एनाइन, ठीक है। एनाइन अब क्या होगा, सिंपल। यानी वाइस वर्सा का मतलब यही है, उसने ये कहा है कि या तो सिंपल कैटाइन होगा, अगर कैटाइन सिंपल तो एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा। इसका उलट भी हो सकता है कि एनाइन सिंपल हो और कैटाइन क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैं आपको दोनों एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स हैं, अगर आप उनको डिसोसिएट करें, वाटर में डिज़ोल्व करें, तो वो फ़ौरन आयोनाइज तो हो जाएंगे, लेकिन वो आयोनाइजेशन किस किस्म की होगी, उसमें एक कैटाइन बनेगा और एक एनाइन। इन दोनों में से एक चीज़ क्या होगी, सिंपल, और दूसरी चीज़ क्या होगी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चाहे वो कैटाइन सिंपल हो, चाहे वो एनाइन सिंपल हो, चाहे वो कैटाइन कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो एनाइन कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी हो, ठीक है। खैर ये, और डिसोसिएट होने के बाद ये प्रोड्यूस करें, इनको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहते हैं। एग्जांपल देते हैं जिसकी, बहुत अच्छी एग्जांपल है, मैं उसका नाम भी लिख देता हूँ। नाम है जी पोटाशियम फेरो मीन आयरन से है, ठीक है। फेरो सायानाइड, पोटाशियम फेरो सायानाइड, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेम है। इसका फार्मूला क्या होता है वो भी लिख लेते हैं, नाम से जाहिर है। पोटाशियम, बेटा पोटाशियम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, हम के लिखते हैं। अब उसका मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। पोटाशियम का सिंबल क्या होता है, के। पोटाशियम का सिंबल K4, पोटाशियम, और स्क्वायर ब्रैकेट फेरो, अब फेरो मीन आयरन, Fe, ठीक है। सायानाइड, अब ब्रैकेट लगाएंगे, सायानाइड का सिंबल आपको पता है Cn, कैपिटल C और कैपिटल N, सायानाइड, ये सायानाइड लगा दिया। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बेटा क्या, 6, ये फार्मूला है पोटाशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा। K4 पोटाशियम 4 Fe स्क्वायर ब्रैकेट में और स्मॉल ब्रैकेट में Cn सायानाइड और ब्रैकेट के बाद 6 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब वो कहता है ये एक पोटाशियम फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कैसे पता चला, वो कहता है अगर आप इसको डिसोसिएट करें, अगर आप इसको तोड़ें तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन सी, अभी देख लेते हैं। एक कैटाइन मिलेगा और एक एनाइन, एक चीज़ सिंपल होगी और एक चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी। अब इसमें देखते हैं पोटाशियम कितने हैं, 4, K4। अब तो जो कीजिएगा ज़रा, K के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, +1, और कितने हैं, 4 पोटाशियम के आयन बनेंगे, यानी पोटाशियम सारा का सारा अलग हो जाएगा। जब पोटाशियम अलग होगा बाकी क्या है, यानी ब्रैकेट से जो पहले चीज़ है वो अलग, जो ब्रैकेट के बाद वाली चीज़ है वो अलग जी।
अब ब्रैकेट के बाद कौन सी चीज़ है, स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सी चीज़ है, Fe यानी फेरोसायनाइट, ये अलग हो जाएगा, CN6 ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब गौर करें इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा। बेटा आपको पता है पोटाशियम कितने थे, 4। अब पोटाशियम पर चार्ज होता है +1। अब +1 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है, +4, आई थिंक सो, +4। अगर ये +4 है टोटल, तो ये टोटल कितना होना चाहिए, ये -4 होना चाहिए ना। वो प्लस का 4 है तो वो क्या होना चाहिए, माइनस का 4 होना चाहिए। तो हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, -4। इसको 4 माइनस लिख दें या -4 लिख दें, जैसे भी लिख दें, दोनों तरीक़ों से ठीक होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में इसी तरह लिखा हुआ है, उन्होंने -4 लिखा हुआ है, यानी कि माइनस पहले 4 बाद में, ये भी ठीक है। अगर आप 4 माइनस लिख देते हैं वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि आप पहले माइनस लिखें, ये बाद में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही होती है ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में। वैलेंसी की बात हम नहीं करते आमतौर पर, हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल है, हम पहले साइन लगाते हैं बाद में नंबर लगाते हैं, ठीक है। खैर, अब इसको मैंने समझाया। अब आपकी बुक में ये 4 का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर डायरेक्ट पोटाशियम आयन लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता तो है ना कितने आयन थे पोटाशियम के, 4, ठीक है। तो मैंने समझा दिया 4 पोटाशियम के आयन है, तो जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का 4, और ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, -4। क्यों, क्योंकि टोटल 0 होना चाहिए। ये प्लस का 4 बनेगा तो ये माइनस का 4, तो इसके ऊपर चार्ज लगा दिया हमने, कौन सा, -4 का। अब वो कहता है कि 2 आयन बन गए। अब इसमें अगर गौर करें, देखें कि जो पोटाशियम है, पोटाशियम तो अकेला है। अकेले का मतलब है पोटाशियम के साथ कोई दूसरी चीज़ अटैच तो नहीं है। पोटाशियम के साथ ना आयरन अटैच है, ना C अटैच है, ना N अटैच है, कोई चीज़ अटैच नहीं है ना। तो पोटाशियम अलग ही है। तो ये मैंने समझाने के लिए 4 लगाया था ताकि आपको चार्ज का पता चल जाए। अब उन्होंने आपकी बुक में 4 का जिक्र नहीं किया, डायरेक्ट बात कर दी कि पोटाशियम के आयन अलग हो जाएंगे और इसको बोलेंगे फेरोसायनाइड आयन। ये बोल के ना फेरोसायनाइड आगे आयन लगा देना है, आयन, फेरोसायनाइड आयन। इसको पोटाशियम आयन और इसको फेरोसायनाइड आयन। चार्ज क्या बोलेंगे, -4। अब आपको पता है कि जब हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते थे उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे, याद आया कुछ, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है ना। इसका मतलब है इस आयरन में और CN, इनमें आपस में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की पहचान है, ठीक है। खैर, ये हायर लेवल की बातें हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अगर इसको पोटाशियम के साथ कोई और चीज़ तो नहीं है, नहीं, तो ये क्या होगा, ये सिंपल कैटाइन होगा। हम कहेंगे ये है तो कैटाइन, लेकिन कौन सा कैटाइन है, सिंपल कैटाइन। इसमें देखें फेरोसायनाइड में ये सिंपल तो नहीं है, इसमें तो आयरन भी है और 6 साइनाइड आयन भी है, तो ये सिंपल तो नहीं है, ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एनाइन, ठीक है। सिंपल कैटाइन था तो कॉम्प्लेक्स क्या है, एनाइन। एनाइन देखो ग्रुप ऑफ एटम है, मैंने पहले बताया था आपको, कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट का पोर्शन भी आ गया है साथ। क्लियर होगी बात की। तो ये बेटा बात हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि कैटाइन सिंपल हो सकता है और एनाइन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या इसका रिवर्स भी हो सकता है। इसका रिवर्स कैसे हो सकता है उसको भी आप, मतलब उसकी भी कोई एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास एक ही एनाइन सिंपल आ जाए, एनाइन सिंपल आ जाए और जो कैटाइन है वो क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स। उसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ, आपकी बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपने लिखनी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। क्यों, आपने ये तो देखा कि सिंपल कैटाइन है और कॉम्प्लेक्स एनाइन है। दूसरी एग्जांपल डिस्कस करता हूँ अब मैं। दूसरी एग्जांपल है जी हमारे पास, चले मैं उसका डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देता हूँ क्योंकि नाम उसका थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है, आपको याद भी नहीं होना, तो मैं उसका लिख देता हूँ जी। हमारे पास एक चीज़ होती है कॉपर। कॉपर के साथ हमारे पास होता है बेटा, कॉपर के साथ NH3 अमोनिया, 4 अमोनिया होते हैं, ठीक है, NH3 4। और इसके साथ ही होता है क्या हमारे पास, सल्फेट SO4, ठीक है। अब तवज्जो कीजिएगा, ये क्या है, कॉपर, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम ऐसे टेट्रा अमाइनो,
टेट्रा अमाइनो, यानी अमोनिया अमाइनो बोलते हैं हम इसको, टेट्रा अमाइनो कॉपर सल्फेट, इस तरह नाम बोलते हैं इसको। खैर, अब आपने देखना है कि ये हमारे पास, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, ये ऐसे, इसमें पोटाशियम ब्रैकेट के बाहर था, इसमें SO4 ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की एग्जांपल है। जब ये डिसोसिएट होगा, जब ये टूटता है तो क्या बनता है, अब इसमें क्या बनेगा, जब ये डिसोसिएट होगा इसमें भी दो चीज़ें बनेंगी। जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये अलग हो जाएगा। ब्रैकेट वाला पोर्शन क्या है, वो है Cu ब्रैकेट NH3 और साथ ब्रैकेट मैंने लगा दी। ये चार्ज कितना आएगा अभी पता नहीं। SO4 पर चार्ज आपको पता है कितना होता है, सल्फेट पर चार्ज कितना होता है 2-, ये तो आपको पता है ना, 2-। तो अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, बेशक इसको -2 लगा दें वो भी ठीक होगा, 2- लगा दें तो भी ठीक होगा, समझाने के लिए लगा दिया मैंने -2। अब इस पर टोटल चार्ज कितना है -2, तो अंडरस्टूड सी बात है, जो बाकी पोर्शन है इस पर चार्ज कितना होगा +2। अब इसके ऊपर लग दिया मैंने +2, क्योंकि ये +2 है तो ये क्या होगा -2, क्योंकि नेट चार्ज क्या होना चाहिए 0। तो अब देखें, अब जो हमारे पास एनाइन बना और हमारे पास जो कैटाइन बना, इसको देखें। अब मेरे पास जो एनाइन है ये सिंपल है, क्या है सिंपल। आप देखें कितना है SO4, इसके साथ कोई और चीज़ नहीं है, ये एक ही रेडिकल है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें कोई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई मेटल नहीं है, तो आप कह देंगे कि ये सिंपल है, ये सिंपल एनाइन है। और ये जो आपने पोर्शन पढ़ा देखिए, इसमें ये कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और मेटल है, मेटल के साथ 4 अमोनिया NH3 भी लगे हुए हैं, ठीक है। और चार्ज कितना है +2, इसको बोलेंगे आप ये क्या है कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कैटाइन। ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिख के सॉल्व कर दी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि ज़रूरी नहीं कि कैटाइन ही सिंपल हो, कैटाइन कहीं सिंपल आ जाता है। इस रिएक्शन में देखें तो कैटाइन क्या आ गया है कॉम्प्लेक्स आ गया है, क्लियर। इसमें एनाइन सिंपल आ गया है, SO4 अलग हो गया और बाकी सारा पोर्शन अलग हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे वहाँ से बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे। तो खैर, सिंपल कैटाइन या कॉम्प्लेक्स एनाइन या कॉम्प्लेक्स एनाइन, कॉम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल एनाइन कहते हैं। इसके जो मतलब होते हैं ना आयंस, अब जाहिर है ये कम्प्लीटली आयोनाइज तो होता नहीं है। कम्प्लीटली आयोनाइज तो तब होता कि पोटाशियम अलहदा से आयन बनाता, Fe अलहदा से आयन बनाता, Cn अलहदा से आयन बनाता, लेकिन ऐसा नहीं है। डबल सॉल्ट्स में ऐसा होता था। डबल सॉल्ट में तो जितने भी आयन थे, जब भी हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते थे ना, सारे अलग अलग हो जाते थे और वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते थे। लेकिन इसमें वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखें, लूज़ भी कर देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर सारे आयन्स अलग अलग बन जाते थे, यहाँ पर सारे आयन अलग अलग नहीं होंगे। यहाँ पर एक सिंपल आयन बनेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, जबकि डबल सॉल्ट्स में कोई कॉम्प्लेक्स का नामो निशान नहीं होता था। तो ये जो आयन्स हैं इनको चेक किया जाता है, ये अपने अपने टेस्ट शो करते हैं। यानी हम किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के बाद चेक करना चाहें कि इसमें कौन कौन से आयन्स हैं तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक सिंपल चीज़ होगी और एक कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन उसमें डबल सॉल्ट्स में हम सारे आयन्स को अलग अलग चेक कर सकते थे टोटली, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता था। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है हमारे पास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बाद इसको मैं रीड भी कर देता हूँ, मार्क भी करवा दूँगा आपको, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यूजेस हैं सॉल्ट्स के, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपने बेटा इसमें सिर्फ यही एग्जांपल याद रखनी है जो आपको बताई गई है, ठीक है। आपने एक एग्जांपल करनी है, दूसरी मैंने अपनी तरफ से लिख के आपको समझाया है जी। तो देखिए ज़रा, पेज नंबर हमारे पास 42 है, मैंने लिख दिया है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑन डिसोसिएशन provides a simple cation and a complex anion और वाइस वर्सा, यानी इसका रिवर्स भी हो सकता है।
ओनली द सिंपल आयंस यील्ड द करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर कैटाइन और एनाइन। वो कहते हैं जो सिंपल आयन है ना, यानी जिस तरह ये बना है, ये शो करेगा अपना टेस्ट कि वाकई में पोटाशियम हूँ। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तो कोई टेस्ट शो नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर पता चल जाएगा कि इसमें कैटाइन भी है और एनाइन भी, लेकिन ये कौन सा, इसमें तो आयरन भी है, इसमें तो 6 साइनाइड भी हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को जो है वो टेस्ट हम अच्छी तरह नहीं कर सकते। क्यों? हम ये तो पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि उस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, जबकि डबल सॉल्ट में ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। डबल सॉल्ट में जो जो चीज़ भी है ना वो आपको पता चल जाती थी, सामने आ जाती थी हर चीज़ कि इतने आयन हैं, इतने कैटाइन हैं, इतने एनाइन हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, जो चीज़ सिंपल होगी, चाहे वो कैटाइन हो सिंपल, चाहे वो एनाइन हो सिंपल, वो अपना टेस्ट शो करेगा, जबकि जो दूसरी चीज़ है वो अपना टेस्ट शो नहीं करेगी। क्यों? वो ग्रुप ऑफ एटम, वो उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स को चेक करना मुश्किल होता है। तो ये बात उसने की है कि ओनली द सिंपल आयंस, जो सिंपल चीज़ होगी ना वो अपना टेस्ट शो करेगी, दूसरी चीज़ टेस्ट शो नहीं करेगी जी। फॉर एग्जाम्पल है जी, हेडिंग बना लें इसकी, पोटाशियम फेरोसायनाइड K4FeCN6। और कुछ बुक्स में ये स्क्वायर ब्रैकेट बाहर वाली नहीं लगी हुई, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट, उसकी स्टार्ट में भी स्क्वायर ब्रैकेट है और एंड में भी स्क्वायर ब्रैकेट है। कुछ बुक्स में लास्ट टाइम मैंने देखा था मिसिंग थी। अगर किसी के पास स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो आप लगा लें जी। अच्छा जी, गिव्स ऑन आयोनाइजेशन, यानी जब इसको हम डिसोसिएट करते हैं तो क्या बनाते हैं, अ सिंपल केटाइन पोटाशियम बनाते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन फेरोसायनाइड आयन। ये ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। इंपॉर्टेंट इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दूसरा, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़ेंगे बेटा आज इसमें हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं इसमें जो बताऊंगा मैं आपको। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स जी बेटा, सॉल्ट्स के यूजेस हैं जी। अब ये भी यूनिक नोट्स का पेज नंबर आपके पास 30 है, 30 यूनिक नोट्स का पेज नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 22 तो हो गए थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 23 नोट्स का क्वेश्चन नंबर है 23। ठीक, अब यूजेस ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट सॉल्ट्स हैं उनके हम यूजेस डिस्कस करेंगे जी। हमारे पास जो नंबर 1 पे आता है, अब बेटा ये कॉमन चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं, ये अलग से एक क्वेश्चन है जी। टेबल दिया हुआ है, उसमें हमने डेली लाइफ में और इंडस्ट्रीज़ में जो यूजेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सॉल्ट्स हैव वास्ट एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एंड इन आवर डेली लाइफ। सम कॉमन सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 10.5। देखिए हम टेबल में देखिए हम, पहला सॉल्ट है जी, नेम ऑफ सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl जी बेटा, सोडियम क्लोराइड हम इसके यूजेस पढ़ेंगे आज। नंबर 1 बेटा, आपको पता है सोडियम क्लोराइड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट है, इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ज़्यादातर यूज़ होता है आपको पता है कुकिंग पर्पज़ के लिए, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। और कौन कौन से यूजेस हम इससे डिस्कस करते थे, 9th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा था कि वहाँ पर आप क्या करते थे, आपने डाउन सेल पढ़ा था वहाँ पर, आपको याद होगा। ठीक है, डाउन सेल में क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था कि हम सोडियम क्लोराइड को फ्यूज्ड NaCl को यूज़ करते थे सोडियम मेटल के लिए, याद है, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, मेल्ट करते थे NaCl को और इससे सोडियम को अलग करते थे, और बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता था, क्लोरीन गैस। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, इसको डिस्कस करते हैं जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ कॉमनली यूज एज टेबल सॉल्ट, अंडरलाइन कर लें इसको, एंड फॉर कुकिंग पर्पजेज, तकरीबन हर खाने पकाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डी आइसिंग रोड्स। डी आइसिंग जी, ये टर्म आपके लिए न्यू है, डी आइसिंग बेटा, डी का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। आइसिंग, आइस आपको पता है मोस्टली इन विंटर सीजन
अगर आप विज़िट करें, मर्री से आगे चलते जाएं, नारायण कागान के इलाके का अगर आप मतलब विज़िट करें तो आपको पता है वहाँ पर बिल्कुल जो रोड हैं ब्लॉक हुए होते हैं। किसकी वजह से? वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब आप समझ लें कि स्नो फॉलिंग भी होती है और वहाँ के एरिया जो मतलब है वहाँ पर तो ऐसा समझ लें कि बर्फ़ के पहाड़ हैं, आइसिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो उसको क्या करते हैं, आइसिंग को, जो आइस मतलब होती है रोड पे पड़ी होती है, वो कहते हैं उसको ख़त्म करते हैं। तो उसको ख़त्म करना, रोड साफ़ करना, उसको बोलते हैं डी आइसिंग। ठीक है, यानी कि सर्दियों में जो बर्फ़बारी की वजह से या वैसे ही वो रोड जो है ब्लॉक हो जाते हैं और उनको बर्फ़ को हटाने के लिए, रास्ते साफ़ करने के लिए भी सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड उसके ऊपर डालते हैं। सोडियम क्लोराइड हेल्प करता है, वो आइस जल्दी से मेल्ट हो जाती है। ठीक है, जब उसके ऊपर डालते हैं, उसका सोल्यूशन बना के भी डालते हैं, उससे क्या होता है, वो हेल्प करता है जल्दी से उसको डिज़ोल्व करके, तोड़कर जल्दी से वो जो आइस है वो मतलब मेल्ट हो जाती है और टूट जाती है और वो रोड साफ़ हो जाते हैं। उसको बोलते हैं डी आइसिंग। यानी कि नारायण कागान की बात कर लेनी है आपने कि वहाँ अगर हम जाएँ तो सर्दियों में तो रास्ते ब्लॉक होते हैं, बंद होते हैं, तो उसको मतलब रोड जो ब्लॉक होते हैं बर्फ़ की वजह से, उनको साफ़ करने के लिए हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं डी आइसिंग रोड्स। जी, इन विंटर, ये भी बता दिया विंटर में ही होता है। एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल, ये भी आपको पता चल गया। सोडियम मेटल कहाँ यूज़ करते थे हम? डाउन सेल में। जी, कॉस्टिक सोडा और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर से कराएं, सोडियम कॉस्टिक सोडा बन जाएगा। कॉस्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बेटा, NaOH। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा भी इसी का नाम है बेटा, याद रखना है आपको। ठीक है, कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट, एंड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के लिए भी हम यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3, वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, इसके साथ डॉट 10H2O, 10H2O लाजमी आएगा। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला लिखा मैंने? वॉशिंग सोडा। बेटा आपको पता है वॉशिंग, इसको याद कैसे रखेंगे, पता कैसे चलेगा कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल आएंगे या नहीं? बेटा वॉशिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं ना। तो वॉशिंग की बात जब आ जाए ना वॉशिंग सोडा की, याद रखना उसके फार्मूले में वाटर मॉलिक्यूल लाजमी आएंगे। इस तरह याद रखा करें इसको। नेक्स्ट, नंबर 2, सोडियम कार्बोनेट। दूसरे नंबर पे आ जाए जी, सोडियम कार्बोनेट, और उसके साथ लिखा हुआ है ब्रैकेट में सोडा ऐश। इसको सोडा ऐश भी कहते हैं बेटा, सोडा ऐश। अब नाम इसका भी सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, Na2CO3। इसका नाम भी सोडियम कार्बोनेट है। सोचने की बात है, पता कैसे चलेगा कि वॉशिंग सोडे का फार्मूला सोडियम कार्बोनेट है या सोडा ऐश का फार्मूला सोडियम कार्बोनेट है? तो मैंने आपको बता दिया है, वॉशिंग सोडा में फार्मूला दोनों का सेम है। इसका भी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका भी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एक का नाम वॉशिंग सोडा है और एक का नाम सोडा ऐश है। मैंने बताया वॉशिंग की बात जब की जाए, जिसमें वॉशिंग सोडा कहा जाए, उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। कैसे पता चलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल भी 10 है और वाटर मॉलिक्यूल 10 है? और वाटर किसके लिए यूज़ होता है? वॉशिंग के लिए। यानी वॉशिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? वाटर। ये याद रखेंगे ना तो आपको ये भूलेगा नहीं। सोडा ऐश में वाटर मॉलिक्यूल नहीं आते। ठीक है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते जी। खैर, अब उसका यूज़ पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसका फार्मूला भी पूछा गया है एक दफ़ा पेपर में। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, राइट जी। क्या कहा, कहाँ यूज़ होता है बेटा? इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास, डिटर्जेंट्स, पल्प एंड पेपर। पल्प एंड पेपर बेटा, पेपर वगैरह का पल्प बनाते हैं पहले हम, ये पल्प एंड पेपर, पल्प एंड पेपर, राइट। यानी पेपर बनाने से पहले आपको पता है कि पेपर इंडस्ट्री में जहाँ पेपर बनता है ना, तो पेपर से पहले उसका पल्प बनाते हैं, विस्कस मटेरियल बनाते हैं,
जिसको फिर हम आगे यूज़ करते हैं और वहाँ से वो मशीन में जाके वहाँ से पेपर बनता है। तो उसको ओवरऑल बोल देते हैं पेपर एंड पल्प या पल्प एंड पेपर। यानी पेपर के लिए जो हम पल्प बनाते हैं ना, तो वहाँ पर सोडियम सोडा ऐश जो है, सोडियम कार्बोनेट लाजमी यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, वहाँ भी यूज़ होता है। एंड अदर केमिकल्स, और दूसरे बहुत से केमिकल्स हैं जहाँ यूज़ होता है। नंबर 3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है वॉशिंग सोडा। आप देखिए ना, ये डिफरेंस आ गया। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये अब मैंने कहा इसका नाम बोलेंगे क्या, वॉशिंग सोडा। अब उसके यूजेस भी आ गए। अब कैसे, 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं, वॉशिंग से मैंने बताया था वाटर, जिसमें वॉशिंग का वर्ड आ जाएगा। वॉशिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, वाटर यूज़ करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सोडा ऐश में और वॉशिंग सोडा में यही फ़र्क है कि सोडा ऐश में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते और वॉशिंग सोडा में वाटर मॉलिक्यूल 10 होते हैं। इसका यूज़, इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पज। जाहिर है वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग पर्पज़ के लिए तो यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा जी, डिटर्जेंट्स वगैरह जितने भी हम यूज़ करते हैं उनमें इसकी क्वांटिटी यूज़ होती है। नंबर 2 फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। हार्ड वाटर होता है ना, सी वाटर होता है जो, ठीक है, उसको अगर वो हार्ड वाटर है उसको आपने क्या करना है, सॉफ्ट करना है। उसमें जो चीज़ें डिज़ोल्व हैं, सॉल्ट्स उसमें डिज़ोल्व हैं, केमिकल्स डिज़ोल्व हैं, इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व हैं, आपने उनको अलहदा करना है और वाटर को प्योरीफाई करना है, उसको सॉफ्ट बनाना है। तो उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ये हम आगे चलकर वाटर वाले चैप्टर में भी इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, और बहुत सारे केमिकल्स में लाइक कॉस्टिक सोडा, पहले बोल दिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोरेक्स, ये आपके लिए नई टर्म है, बोरेक्स के लिए भी यूज़ होता है। बेटा बोरेक्स का फार्मूला, बोरेक्स भी एक केमिकल है। इस बोरेक्स का फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है, इन्हीं यूजेस के टेबल में देखो लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक पे लास्ट में, सोडियम टेट्राबोरेट, उसका फार्मूला लिखा हुआ है Na2B4O7.10H2O। इसका नाम सोडियम टेट्राबोरेट भी है और इसका दूसरा नाम बोरेक्स भी है, ठीक है। बोरेक्स इसका कॉमन नेम है और सोडियम टेट्रा, सोडियम टेट्रा मीन 4, ये आपको पता है, टेट्राबोरेट, बोरॉन 4 है, टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट जहाँ पर लिखा हुआ है ना आपके पास यूजेस में, उसके यूजेस भी बताए हुए हैं, तो उसको बोरेक्स भी कहते हैं। तो मैंने ये फार्मूला बोरेक्स का लिख दिया, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम इसको गिलास बनाने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट, बोरेक्स गिलास, सोप एंड पेपर, सोप और पेपर में भी इसको यूज़ करते हैं जी। हमारे कितने यूज़ हो गए, 1 2 3। अब यूज़ नंबर 4 कौन सा है हमारे पास, यूज़ नंबर 4 किसकी यूजेस हैं, सोडियम सल्फेट, फार्मूला भी लिखा हुआ है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, इसके यूज, ये भी सॉल्ट है, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है जी, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। सिंपल सी बात उसने बोल दी, गिलास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स में। नंबर 5 पे हमारे पास है सोडियम सिलिकेट। नंबर 5 सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट का फार्मूला भी उसने बताया हुआ है Na2, ये सोडियम हो गया, Na2 सोडियम, सिलिकेट SiO3, ये सिलिकेट है, Si सिलिकॉन, सिलिकॉन से क्या बचा, क्या बना, सिलिकेट, इसका नाम होगा सोडियम सिलिकेट, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है जी, देख लेते हैं अभी। तो इसमें बच्चे हमारे पास जो यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, ये भी डिटर्जेंट्स के तौर पे यूज़ होता है। नंबर 2 क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है एंड एडहिसिव्स। एडहिसिव बेटा आपके लिए एक नई टर्म है, सोडियम सिलिकेट कहाँ यूज़ होता है, एडहिसिव्स में। आपको पता है एडहिसिव्स कौन से होते हैं, स्टिकी मटेरियल,
स्टिकर, जैसे स्टिकर होते हैं, हम स्टिक करते हैं कोई चीज़, स्टिक की नोट्स होते हैं, उसमें जो एडहेसिव मटेरियल होता है ना, आप उसको कह सकते हैं स्टिकी मटेरियल। स्टिकी मटेरियल जितने भी हैं, इसकी एग्जांपल ले लें आप स्कॉच टेप। आप स्कॉच टेप देखते हैं कि स्कॉच टेप में भी क्या वो स्टिकी मटेरियल है। किसी चीज़ को बाइंडिंग पर्पस के लिए जो हम टेप का इस्तेमाल करते हैं, स्कॉच टेप का इस्तेमाल करते हैं, या उसके बाद कोई दूसरी आपके पास हम आम तौर पर जो यूज़ करते हैं, एक बॉल यूज़ करते हैं, बॉल के ऊपर भी टेप लगाते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा जितने भी किस्म की हम टेप लगाते हैं ना, चाहे वो स्कॉच टेप हो, चाहे वो किसी और किस्म की हो, स्टिकी मटेरियल हो, स्टिकर होते हैं, उसके बाद गम स्टिक होती है हमारे पास, इस तरह के जो मटेरियल होते हैं ना, ज़्यादातर उनमें हम क्या करते हैं, सोडियम सिलिकेट यूज़ करते हैं। तो सोडियम सिलिकेट एक स्टिकी मटेरियल है, ठीक है, एक विस्कस मटेरियल होता है, स्टिकी मटेरियल होता है। स्कॉच टेप में इस तरह की उसमें वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये हमारे पास यूजेस थे जो हमने पढ़े। कौन से कितने यूजेस हमारे पास? 5 यूजेस हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट नेक्स्ट यूज नंबर 6, सोडियम क्लोरेट NaClO3। ख़त्म कर देते, ठीक है। हेलो, काफ़ी है, रुको बस स्टॉप करने दो। ये 5 ही बस जी बेटा। तो आज हमने इसके 5 यूजेस डिस्कस किए, ये हमारे यूजेस थे। बाकी जो रिमेनिंग यूजेस हैं इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने बेटा ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है, इसको समझना है। और उसके बाद जो यूजेस हमने पढ़े हैं आज, 5 यूजेस मैंने आपको पढ़ाए हैं आज। सिर्फ थोड़े पढ़ाने का मकसद है आप इनको याद करें ताकि इनके यूजेस मिक्स ना हो जाएं। तो आपने इनको सही तरीके से क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।